हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका ये प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ये PQRS वाला जो क्वेश्चन होता है, पैरा जंबल जिसको कहते हैं, और फिर सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। देखो 2022 में जितने सारे मेंस के पेपर में, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेंस में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं PQRS वाले, उसको हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और ये 4 शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। 2022 का नोटिफिकेशन था, यानी जॉब था आपका 2022 का, और एग्ज़ाम्स हुए थे इसके मेंस के मार्च 2023 में। क्लियर। तो ये 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। चारों में क्या हुआ था मैं बताता हूँ शॉर्ट में। हर एक शिफ्ट में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे पैरा जंबल के। क्लियर। तो टोटल हम लोग देखने वाले हैं 24 क्वेश्चंस। और जितने इसमें ट्रिक होते हैं, जितने इसमें क्लू होते हैं कि कैसे हम लोग कैच करेंगे कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, तो मैं सारा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये ट्रिक नहीं होता, ये अपना कॉमन सेंस होता है। जिसको भी थोड़ा बहुत पकड़ होता है ग्रामर में, वो अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे क्लू को बताऊँगा, ठीक है। अगर एक अप्रोच से आपको समझ ना आए तो दूसरा अप्रोच से बताऊँगा, लेकिन सब कुछ आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो सारे क्लू, सारे जो ट्रिक होते हैं, टिप्स होते हैं, वो सारे आपको आ जाएंगे। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं चारों शिफ्ट को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पे सर्च करना त्रिगीतम, एक ग्रुप दिखाई देगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये सारे लेक्चर्स के PDF चाहिए तो इस नाम का एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ, वहाँ पर जाना, उसको डाउनलोड करना और वहाँ पर जा करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। मेरे से जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। खास करके वोकैबुलरी मैं इसमें अच्छे तरीके से सिखाता हूँ, और पहले मैं टास्क देता हूँ और वही टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। और कैसे और कब रिवीजन करना है ये सारा कुछ मैं बताता हूँ। तो आप लोग ट्राई करो इसको ज्वाइन करने का, और सारे वोकैबुलरी मैं सिखाऊंगा इसमें ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू और टास्क के थ्रू। चलिए, हाँ, इसमें एक और फ़ायदा है कि आप अपने पर्सनल डाउट को मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर करूँगा। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें कोई डाउट अराइज हुआ आपके दिमाग में, तो आप वो मेरे से पूछ करके क्लियर कर सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं आगे की। देखो हाँ, इस वीडियो का मैं टारगेट मैं सोचता हूँ कि भाई अगर आप लोग इस तरीके से लाइक करते हो वीडियो को, मतलब 200 लाइक्स अगर आप लोग देते हो, अगर आप लोग 200 लाइक्स देते हो तो मैं डेफिनेटली सारे टॉपिक को मैं करा दूंगा इसी तरीके से। सारे ईयर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग को पता है कि मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं और अच्छे तरीके से बताता हूं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये 2 मार्च का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछ दिया था तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस आपको इसमें से क्लू पकड़ना था। 2 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए कि क्या है। ये है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये क्या रहा है ज़रा देखते हैं। इसमें आपसे बोला है कि फॉर द 4 सेंटेंस 1 to 4, 4 सेंटेंस दिया हुआ है S1 से लेकर के S4 तक, मतलब सेंटेंस फर्स्ट से सेंटेंस 4 तक दिया हुआ है सेंटेंस। अब इसमें कह रहा है कि पैराग्राफ बिलो, फॉर द 4 सेंटेंस पैराग्राफ बिलो सेंटेंसेस S1 एंड S4 आर गिवन, मतलब सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस 4 दे रखा है इसमें। फ्रॉम द ऑप्शंस, और ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है PQRS, ठीक है। इसमें से बोला है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 एंड S3, मतलब एक पैराग्राफ है 4 सेंटेंस का। इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपका दे रखा है फर्स्ट और लास्ट, S1 और S4। S2 क्या होगा ये आपको बताना है और S3 क्या होगा ये आपको बताना है। ये सेंटेंस कहाँ दे रखे हैं, इस वाले फॉर्मेट में, PQRS वाले फॉर्मेट में। तो आपको बताना है कि S2 में P आएगा, Q आएगा, R आएगा या फिर S आएगा। S3 में आपका P, Q, R, S में से कौन सा आएगा। तो ध्यान देना, पढ़ने से पहले एक बार आपको करना क्या है कि सरसरी निगाह से देख लो सबको, मतलब अपने अंदाज में पूरा तेज़ी से पढ़ लेना है दिमाग में, ठीक है। बोल बोल करके तो पढ़ा नहीं जा सकता एग्ज़ाम में, तो आपको पढ़ना है। देखो जैसे आप पढ़ते हो ना, तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड होता है जो आपका जो दिमाग है वो कैच करेगा और उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा। खास करके ऐसे वर्ड के बारे में बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या है,
आप सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट किए, यहाँ द मैन एंड वुमेन इस तरीके से आपको देखने को मिला, फिर वन और टू ऑफ द वुमेन, फिर सो द टू पार्टीज एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड सेवरल पीपल, द मेन्स चेयर्स वर फार इनफ। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिए। अब एक वर्ड आपको ध्यान आना चाहिए था, और वो वर्ड यहाँ पर क्या है, सो। देख रहे हो यहाँ पर एक वर्ड क्या है, यहाँ पर सो है। तो आप जानते हो कि सो किसके लिए आता है। सो किसी अपने पहले से आने वाले सेंटेंस का तो वो कंक्लूजन बताता है, या अपने से आने वाले सेंटेंस का वो एक तरह से रीज़न बताता है, कारण बताता है ना। तो आपको ढूंढना होगा कि ये जो पी नंबर में दिया हुआ है सेंटेंस जो सो से स्टार्ट है, इसके पहले कौन सा सेंटेंस आएगा। तो वही सेंटेंस आएगा जिसका ये कारण बता रहा होगा, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो एक वर्ड आता है सो जो यहाँ पर है, एक वर्ड आता है 10, है ना, 10, एक है सो 10, और इसी तरीके से आपको आता है देयरफॉर, है ना, देयरफॉर भी आता है। और कौन कौन से वर्ड आते हैं, और हैंस, एक वर्ड आता है हैंस, है ना। तो ये सारे वर्ड जहाँ भी अगर आपको दिख गए तो आप तुरंत कैच करो, वही वर्ड एक आपका क्लू होता है और वो आपका आंसर दे जाएगा, है ना। अब जरा देखो तो ट्रिक समझ में आया कि ये सो वर्ड है, हैंस है, 10 है, देयरफॉर है, ऐसे वर्ड को आपको तुरंत कैच करना है। और जैसे ये वर्ड मिल गए तो समझना है कि ये वाला जो सेंटेंस है, मतलब इससे जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके पहले वही सेंटेंस होगा जिसका ये कारण बता रहा है। मतलब इससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो कारण बता रहा है ना, इसके पहले वाला सेंटेंस क्या होगा, जिसका ये कारण बता रहा है। तो सारे सेंटेंस को एक एक करके पढ़ोगे और कंक्लूजन निकालोगे कि आखिर ये किसका कारण बता रहा है ना। ये सारे जो वर्ड हैं ये किसी ना किसी सेंटेंस को, किसी ना किसी सेंटेंस का, मतलब अपने से आने वाले, अपने से जस्ट पहले आने वाले सेंटेंस का ये कारण बताता है। तो उस कारण को ढूंढो कि ये किसका कारण बता रहा है। तो एक बार इस सेंटेंस को पढ़ लो। ये सेंटेंस कह क्या रहा है, देखो ये कह रहा है सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए, है ना, इसलिए द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड, मतलब कोई भी मीटिंग है वहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, है ना। यहाँ पर मैन और वुमेन की बात कह रहा है, तो एक पार्टी मैन का और एक पार्टी वुमेन का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों पार्टी हैड टू लीन फॉरवर्ड, मतलब क्या करना पड़ा। हैड टू का मतलब होता है कि ऐसा करना पड़ा, क्या करना पड़ा उन्हें, लीन फॉरवर्ड, मतलब आगे झुकना पड़ा। देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, मतलब नीज मतलब अपने घुटने के ऊपर अपने एल्बोज को रखे। एल्बोज का मतलब कोहनी होता है, हाथ वाला जो फोल्ड करते हैं हम लोग, है ना। तो अपने, अब आपको इमेजिन करना है ऐसा कि एक कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये भी इधर लीन फॉरवर्ड कर रहे हैं, देख रहे हो, मैन और वुमेन आपस में क्या कर रहे हैं, लीन फॉरवर्ड, मतलब अपने घुटनों पर अपने एल्बोज को रख करके लीन फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसका कारण बताया गया होगा इसके पहले वाले सेंटेंस में। तो ज़रा ढूंढो उस सेंटेंस को, क्यों लीन फॉरवर्ड करना पड़ा उन्हें, क्यों आगे झुक करके बैठना पड़ा, है ना। तो देखते हैं कि क्यों आगे झुक करके बैठे। तो ज़रा देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है कि द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग। समझो को, इसका मीनिंग भी समझते जाओ। बोल रहा है कि वुमेन और मैन है, टुक देयर प्लेसेस मतलब अपने अपने जगह को, मतलब अपने स्थान ग्रहण किए, है ना, बैठे। आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग मतलब शुरुआत के मिलने जुलने के बाद वो क्या किए, अपने अपने सीट पर बैठे, है ना। एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन फिल्ड द रूम, और तुरंत ही क्या हुआ, अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन कहने का मतलब है कि बातचीत का की जो लहरें हैं वो उमड़ पड़ा, है ना, रूम में। और फील्ड द रूम, और बातचीत के लहरों से पूरा रूम भर गया, मतलब गपशप होने लगा आपस में। देख रहे हो, मतलब शुरुआत के मिलने के बाद मैन और वुमेन अपना सीट लेते हैं और तुरंत ही क्या, मतलब आपस में चर्चा शुरू कर देते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं। तो ज़रा देखो, क्या सो का कारण ये था, मतलब वे जो लीन फॉरवर्ड हुए, है ना, एक दूसरे की तरफ और फॉरवर्ड होकर के बैठे, क्या इसका कारण ये हो सकता है, नहीं, है ना। ज़रूरी थोड़े कि भाई मैन और वुमेन क्या किए, आपस में एक सीट अपना ग्रहण किए, है ना, और कब किए, इनिशियल मिंगलिंग के बाद किए, और तुरंत ही बातचीत स्टार्ट हो गया, इसलिए उन्हें एक दूसरे की तरफ लीन फॉरवर्ड होना पड़ा, मतलब झुक करके बातें करना पड़ा, नहीं, ये तो इसका कारण नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है,
1 और 2 ऑफ द women वर एक्चुअली बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन द सोफा कुशन। सोफ़ा के ऊपर जो बैठे थी महिलाएं, उसमें से एक दो महिलाएं बाउंसिंग अप एंड डाउन कर रही थी, मतलब उछल कूद कर रही थी। तो क्या ये इसका कारण हो सकता है? नहीं। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, मतलब शुरुआत में वे लोग, मिंगल का मतलब होता है मिलना जुलना, है ना, तो बहुत ऑकवर्ड तरीके से मिले जुले। क्लचिंग दियर ड्रिंक्स, मतलब अपने हाथ में जो ड्रिंक पकड़े हुए थे उसको पकड़ते हुए, और एंड वॉकिंग हियर एंड देयर, और इधर उधर वॉक करते हुए, है ना, बहुत ऑकवर्ड तरीके से शुरुआत में उन लोग मिलना स्टार्ट किए। समझ गए? तो क्या इसका ये कारण हो सकता है कि मतलब यहाँ वहाँ वॉक करते हुए, अपने हाथों में ड्रिंक पकड़ते हुए, है ना, और बिगिनिंग में एक दूसरे से ऑकवर्ड तरीके से मिले, तो क्या इसका ये कारण हो सकता है कि इसलिए वे दोनों क्या किए, एक दूसरे की तरफ लीन फॉरवर्ड करके बैठे, मतलब झुक करके बैठे? ये तो इसका कारण नहीं हो सकता, है ना। लीन फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि बातचीत के लिए क्या किए, अपने, देखो एक तो यहाँ पर है कि नीज के ऊपर अपने एल्बोज रखे थे, और यहाँ पर है वॉकिंग हियर एंड देयर, मतलब वॉक करते हुए तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि घुटने पर हाथ रख करके और एक दूसरे की तरफ झुक करके बातें करें, तो ये भी इसका रीज़न नहीं हो सकता, है ना। अब आगे देखते हैं, आर वाला सेंटेंस क्या कह रहा है। आर वाला सेंटेंस आपका है कि सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कॉन्वर्सेशन कुड स्टार्ट, मतलब जब कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट होना था उसके जस्ट पहले डैश टू द बाथरूम। डैश का मतलब होता है इधर उधर भागना, है ना, तो बाथरूम की तरफ उन लोग भागे, मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ लोग बाथरूम की तरफ मतलब बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट किया, मतलब सोचे कि भाई जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके पहले हम लोग बाथरूम से हो आते हैं, है ना। तो इस तरीके से डैश टू द बाथरूम किए काफ़ी लोग। तो क्या बाथरूम तरफ उन लोग गए इसलिए उन लोग क्या किए, लीन फॉरवर्ड हो करके बातें किए? तो ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस है ना, तो ये भी इसका कारण नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, द मेन्स चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वीमेंस काउचेस। काउच का मतलब होता है जो सोफ़ा होता है बैठने वाला। तो कह रहा है कि मेंस का जो चेयर्स थे, वहाँ पर जो चेयर्स लगे हुए थे वो अच्छे खासे दूरी पर थे, है ना, किससे? वीमेन जहाँ पर जिस काउच पे बैठी थी, है ना, उस काउचेस से मेंस का जो चेयर्स था वो अच्छे खासे दूरी पर थे। तो जाहिर सी बात है कि यही इसका रीज़न होगा, है ना, अच्छे खासे दूरी पर थे मेंस और वीमेंस के सीट्स, तभी तो एक दूसरे से दूरी कम करने के लिए लीन फॉरवर्ड हुआ होना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, लीन फॉरवर्ड क्यों करेगा? ताकि दूरियां कम हो जाए, है ना, और दूरियां कम करने के लिए क्या किए, नीज के ऊपर अपना एल्बोज को रखे और लीन फॉरवर्ड करते हुए, मतलब आगे झुकते हुए दोनों पार्टीज आपस में बात किए, है ना। तो क्यों किए? क्योंकि उनके बीच की दूरी थी, दूरी कम करने के लिए। तो इसका कारण क्या निकला? एस इसका कारण निकला। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ रहे हो। तो मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यही चीज़ अगर आपके दिमाग में आया होता तो आप तुरंत रीड करके इतने देर में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे निकल गए होते, है ना। लेकिन मुझे समझाना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये मत सोचना कि वीडियो लंबी है, बस ये समझो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो देखो, सो का कारण कौन है? ये वाला इसका कारण है कि भाई उनके बीच अच्छी खासी दूरियां थी, इसलिए एक दूसरे से लीन फॉरवर्ड होकर के, मतलब झुक करके बातें करना वे लोग स्टार्ट किए। क्लियर? तो ये इसका कारण था। तो इससे क्या पता चला कि इसका कारण कौन है? ये वाला, मतलब P जो है वो बाद में होगा और S जो है इसके पहले आएगा, है ना, S और P। तो जिस भी ऑप्शन में S और P एक साथ होगा यही इसका आंसर होगा, है ना। तो देखते हैं कि S और P कहाँ पर है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है QS, है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन है QS, ये तो होगा नहीं। अगला है आपका PR, ये आपका PR, ये तो होगा नहीं, है ना, फिर ये भी नहीं। S और P यहाँ पर आपको दिखाई दे गया, मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका क्या है? आंसर है। सिंपल सी बात है ना। तो SP इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्यों होगा ये मैं आपको बता दिया। अब हम लोग दूसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं, जो डिटेल अप्रोच होता है ना। हालांकि आपको ऐसे ही करना है, एक वर्ड को पकड़ना है, क्लू अगर वहाँ पर कुछ दिखाई दे गया तो उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो आंसर तो क्लियर है कि इसका क्या होगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, है ना। P के पहले क्या आना चाहिए?
ये जो कंक्लूजन वाला पार्ट है, इसके पहले इसका कारण कौन सा था, एस वाला पार्ट था, है ना। तो पी एस एक साथ था, एस पी, है ना, पी के पहले एस था। अब जरा देखिए, हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर दिया कि द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग, मतलब शुरुआत के मिलने जुलने के जस्ट बाद क्या किए, मैन और वुमेन अपने अपने सीट ग्रहण कर लिए। एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन फिल्ड द रूम, मतलब अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन का मतलब बातचीत का जो लहरें था, है ना, वो उससे पूरा रूम भर चुका था, है ना। चलिए, यहाँ आप समझ गए। फिर देखिए अगला क्या है, एस की जगह पर क्या आ सकता है, देखते हैं हम लोग एक एक करके। एस के जगह पर, एस टू के जगह पर, मतलब सेंटेंस टू के जगह पर क्या आ सकता है, पी क्यू आर एस में आपको सेलेक्ट करना है। तो पी वाला पढ़िए, सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड दियर एल्बोज ऑन दियर नीज। ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर सेंटेंस टू में अगर सो वाला पार्ट है, मतलब कंक्लूजन वाला पार्ट है, तो इसका कारण तो फर्स्ट सेंटेंस है नहीं, है ना, वो तो कारण नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो जाहिर सी बात है कि पी जो है ये एस टू के जगह पर नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये तो होगा नहीं। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, शुरुआत में वे लोग ऑकवर्ड तरीके से मिले एक दूसरे से। क्लचिंग दियर ड्रिंक्स, मतलब हाथों में अपना ड्रिंक लिए हुए, क्लच का मतलब होता है पकड़े हुए। एंड वॉकिंग हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ वॉक करते हुए, हाथों में अपना ड्रिंक पकड़े हुए, जो भी शराब का ग्लास हुआ होगा उसको पकड़े हुए आपस में शुरुआत में एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, मतलब ऑकवर्ड तरीके से मिलना जुलना स्टार्ट किए, है ना। तो यहाँ पर एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, ये बिगिनिंग की बात कह रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस से पहले की बात है ये, देखो ये जो क्यू वाला सेंटेंस है, ध्यान देना, ये जो क्यू का सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस है ना, ये जो है ये फर्स्ट वाले सेंटेंस से, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस से भी पहले का सेंटेंस है। गौर करने वाली बात है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, इनिशियल मिंगलिंग के बाद उन लोग आपस में क्या किए, अपना अपना सीट ग्रहण किए, उसके पहले का सेंटेंस है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है एट द बिगिनिंग दे मिंगल्ड ऑकवर्डली, तो बाद में मिले होंगे ये वाला पार्ट, है ना, बाद में मिले होंगे जिसके बाद वो अपना सीट ग्रहण किए होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये S1 से भी पहले का सेंटेंस है, इतना तो पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी यहाँ पर सेकंड नंबर पर, सेकंड सेंटेंस में ये नहीं आ सकता, पी नहीं आ सकता। क्यों, ये तो मैं बता दिया। अब आर वाली बात करते हैं। देखो आर में क्या क्या रहा है, आर में यहाँ पर कह रहा है कि सेवरल पीपल मेड अ लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कॉन्वर्सेशन कुड स्टार्ट, है ना। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने की बात कह रहा है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले कुछ लोग क्या किए, बाथरूम की तरफ दौड़ पड़े, है ना। और यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट दे रखा है कि द मेन एंड वीमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मीटिंग, है ना। तो ये वाला भी देखोगे, एंड इमीडिएटली अ सर्ज ऑफ कॉन्वर्सेशन फिल्ड द रूम, मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पर है, देखो ध्यान दो, यहाँ जो है फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आर वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब ये सेंटेंस जो है ये S1 से पहले आया होगा। इतना क्लियर है। मतलब दो सेंटेंस S1 से पहले का सेंटेंस है, एक तो आपका Q और एक आपका R। तो ये तो सेकंड सेंटेंस हो नहीं सकता और ना ही थर्ड सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो सवाल बच जाता है P और S पे। तो P और S पे बच जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है S में द मेंस चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वीमेंस कोचेस, और P वाला सेंटेंस दिया है सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, है ना। तो यहाँ पर इसका डिटेल तो मैं बता चुका हूँ, है ना, कि ये वाला कंक्लूजन वाला पार्ट है और इसका कारण वाला पार्ट कौन है, ये वाला। तो कारण पहले आया होगा, बाद में देयरफॉर, सो, हेंस, दस, ये सारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि पहले S वाला आया होगा फिर P वाला आया होगा। तो इतना दूर क्लियर है कि यहाँ पर S वाला होगा, यहाँ पर P वाला, इसलिए SP वाला आंसर होगा। तो दोनों तरीके से आप सीख गए। तो पहला तरीका ज़्यादा बेहतर था कि आप सो, दस, हेंस, देयरफॉर, ये सारे सेंटेंस में जैसे भी आपको दिख जाए, बस एक सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करो कि उसके पहले वाला सेंटेंस क्या होगा। तो उसके पहले वाला सेंटेंस वही होगा जो इसका कारण बता रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो डिटेल में आपको सब कुछ मैं बता दिया, है ना, कि क्यों इसका ये आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते ही कई लोगों को भाई बुखार आ गया होगा एग्जाम में, है ना, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितने लंबे सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्लू दे रखा होता है, बस आपको तेज़ी से पढ़ना है, उसमें से कोई अपना क्लू ढूंढना है, वही क्लू बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो देखो बहुत आसान होता है, इतने लंबे लंबे सेंटेंस को देख करके आपको डरना नहीं है कि सर इतने लंबे लंबे सेंटेंस है कब पढ़ूंगा, आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको क्लू ढूंढना है इसमें से, है ना। इतने लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस आप पढ़ोगे और इसका सोल्यूशन निकालोगे, आपका टाइम तो ऐसे चला जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बोला कि सो देख लो सिर्फ, है ना, सो के पहले मतलब सो तो किसी का कारण बताता है, इसका कारण ढूंढो कि किसका कारण बताया है, वो सेंटेंस इसके पहले आया होगा, है ना। तो आप तेज़ी से पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा कारण कौन सा सेंटेंस है जो इसका कारण बता रहा है। इसी तरीके से इसमें भी आपको ढूंढना है। अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देख लो फर्स्ट सेंटेंस को अगर आप पढ़े, बिल्कुल यहाँ पर क्लू पे ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस बोला है कि द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दोज ट्रायल्स, बोर्ड है कि वे सारे ट्रायल्स जो किए गए थे, ट्रायल का मतलब परीक्षण, जो टेस्ट किए गए थे, उससे जो सिद्धांत बनकर निकला, उससे जो उभरा, है ना, कौन सा सिद्धांत उससे निकला, कौन सा सिद्धांत बनाया गया उन वे सारे ट्रायल्स को के ऊपर, है ना, उससे वे सारे ट्रायल से कौन से सिद्धांत उभरे, इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बोला है दोज ट्रायल्स, देख रहे हो, यही बस क्लू है भाई, दोज ट्रायल्स है, मतलब यहाँ पर ये दोज जो स्टार्ट हुआ है, दोज स्टार्ट हुआ है, ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके बदले आता है, नाउन के बदले, तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, इसके पहले वो वाला ट्रायल्स वाला, वो ट्रायल्स वाला नाउन जरूर होगा, मतलब ए वाले सेंटेंस से पहले वैसा सेंटेंस जरूर होगा जिसमें इसका नाउन के बारे में बताया गया होगा, मतलब दोस्त का जो नाउन होगा इसके बारे में जरूर बताया होगा वहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस को यहीं तक रहने देते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमें यही क्लू पकड़ना था। अब हम लोग को चेक करना है क्या कि दोज आया किसके बदले है, तो दोज ट्रायल्स आया होगा कोई ना कोई ट्रायल्स के बारे में, है ना, है ना। तो देखो दोज ट्रायल्स कहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रायल्स का। अब आपको कुछ नहीं ढूंढना है, सिंपल सी बात है कि ट्रायल्स ढूंढो कि वो ट्रायल्स वर्ड आया कहाँ पर, देख लेते हैं। इस वाले सेंटेंस में देखते हैं, फास्ट तरीके से पढ़ो, ट्रायल्स कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, देख लो, नहीं नज़र आया, फिर यहाँ पर देखो, देख लो यहाँ पर है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947, है ना। तो यहाँ पर ट्रायल्स वर्ड आया है, न्यूरेमबर्ग, है ना, कोई प्लेस का नाम होगा, चाहे जो भी होगा, देख लो। अब फिर कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे सॉल्व करने से मतलब है क्वेश्चन को, देख लो। यहाँ पर है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947, 1947 में जो ट्रायल्स किए गए उसके बारे में बता रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ये फर्स्ट वाले सेंटेंस के जस्ट पहले आया होगा, क्योंकि यही ट्रायल्स के का जो प्रोनाउन है ये दोज ट्रायल्स है। समझ रहे हो बात को, क्लू पकड़ रहे हो ना, कि ये जो दोज है, दोज ट्रायल के बदले इसका नाउन तो आया होगा जस्ट इसके पहले, मतलब कि वो न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो है ये इस प्रोनाउन के पहले आया होगा, क्योंकि नाउन के बदले ही कोई ना कोई प्रोनाउन आता है और वो प्रोनाउन बाद में यूज किया जाता है, पहले नाउन आता है, तो उसका नाउन आपका यहाँ पर मिल गया। लास्ट वाले सेंटेंस में देख लेते हैं कहीं और तो नहीं है ट्रायल्स, क्योंकि और ट्रायल्स होगा तो उसका हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर कोई ट्रायल वर्ड है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ तक कोई ट्रायल्स नहीं था, बस एक ट्रायल वर्ड था। तो इससे क्या पता चला कि पहले वाला सेंटेंस होगा सी, मतलब सी जो होगा फर्स्ट सेंटेंस नहीं, पैराग्राफ जरूरी नहीं कि सी से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन ए और सी को पढ़ने के बाद ये पता चला कि पहले सी आया होगा बाद में ए, मतलब पहले नाउन वाला आया होगा सेंटेंस, बाद में प्रोनाउन वाला आया होगा। इतना तो समझ गए ना। तो चेक करते हैं ऑप्शन में कि कहाँ पर सी ए का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर सी ए का सीक्वेंस चेक करो, यहाँ पर है सी ए, यहाँ पर आया हुआ है, चलो ये आंसर हो सकता है ए सी नहीं हो सकता क्योंकि ए से पहले सी आया होगा। देख लो ए सी यहाँ भी है, ए भी नहीं होगा, ए सी यहाँ भी है, मतलब ए के बाद सी आया है। तो जाहिर सी बात है कि इस ए के जस्ट पहले सी आया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, आंसर है। बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्लू यहाँ पर पकड़ लिया आप। चलिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप सीख गए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, थर्ड नंबर। यहाँ भी आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देख लो, पढ़ो भाई इसको। यहाँ पर दिया है मेनी फिटनेस
ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स है, देयर आपका क्या है, देयर यहाँ पर है आपका प्रोनाउन, ये किसके बदले आया है, ये किसी नाउन के बदले आया है। कौन सा नाउन है इसका, तो ट्रेनर्स है ना, ट्रेनर्स इसका क्या है, नाउन है। तो चलिए ये सेंटेंस यहाँ तक करेक्ट है। टू इंक्लूड दीज फूड्स, अब यहाँ पर देखो दीज फूड्स आया है, दीज फूड्स कहने का मतलब ये है कि दीज आया है किसी ना किसी नाउन के बदले, है ना। दीज फूड्स कहने का मतलब है कि वे सारे कौन सारे फूड्स हैं, है ना, तो वो सारे फूड्स का नाम वहाँ पर जरूर मेंशन होगा, है ना। तो वे सारे फूड मतलब इस सेंटेंस के पहले एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें से दीज फूड्स का नाउन छुपा होगा, है ना, और उसका लिस्टिंग किया होगा, फिर नाम बताया होगा बखूबी। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सारे फूड्स हैं जिसका लिस्ट कहाँ पर दिया हुआ है, उसके नाम कहाँ पर हैं। देखते हैं यहाँ पर पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन ए वैरायटी ऑफ वेज, ये तो है नहीं, इसमें तो दीज फूड्स का जिक्र ही नहीं है ना, उसका नाम तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पर है, जैसे देखो इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ तो ध्यान से समझो। मान लिया जाए क्लास है ना, क्लास में एक राम है, एक श्याम है ना, और फिर यहाँ पर कोई मोहन है ना, इस तरीके से 3 बच्चे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि दीज थ्री चिल्ड्रन, है ना, मैं डायरेक्टली ऐसे बोलूँ दीज 3 चिल्ड्रन, अब भाई डायरेक्टली ऐसा बोलूँगा तो कौन से चिल्ड्रन, ये दीज किसके लिए आया है, ये तीनों बच्चे के लिए आया है। तो इस सेंटेंस से पहले कहीं ना कहीं जो सेंटेंस आया होगा उसमें इन तीनों बच्चों का नाम तो ज़रूर मेंशन होगा, तो वही नाम हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, किसके लिए, दीज फूड्स के लिए। तो देखिए इस सेंटेंस में किसी फूड का नाम तो मेंशन है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, द सीक्रेट टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स knowing how to cook them properly, buying seasonal produce and recognizing your preferred flavor profile. Power foods are high in nutrients such as fiber, potassium and minerals. देख रहे हो, अब वो सारे फूड्स का नाम कहाँ पर मेंशन है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की बात कह रहा है ये, मतलब वही वो सारे फूड्स हैं फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स। समझ रहे हो बात को। तो ये जो फूड्स है ना, दीज फूड्स, तो दीज फूड्स किसके बारे में चर्चा किया गया है, ये पावर फूड्स के बारे में, और वे सारे पावर फूड्स कौन से हैं, ये तीनों हैं। समझ गए बात को। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि ये के पहले तो डी होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को। तो डी ए वाला जो भी होगा, है ना, जो भी ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर डी के मतलब ये के जस्ट पहले डी होना चाहिए, तो देख लो ए के जस्ट पहले डी है, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन है। चलिए यहाँ तक करेक्ट है। ए के पहले डी है लेकिन जस्ट पहले नहीं है, ए के बाद है यहाँ डी, ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा। ए के बाद है डी, ए भी नहीं होगा, है ना। ए के जस्ट पहले डी आना चाहिए और यही आपका क्या है, आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर रहा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, समझना ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला है कि टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। चलिए ठीक है। दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। चलिए यहाँ तक करेक्ट है। अब यहाँ आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पर है कि दे यहाँ पर है एक प्रोनाउन, ये किसके बारे में इस्तेमाल किया गया है, टाइगर्स के बारे में, है ना। तो ये यहाँ नाउन है, ये इसका प्रोनाउन है। तो चलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो आगे यहाँ पर क्या बढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट। दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, टाइगर्स के लिए। दे कम आउट, टाइगर के लिए। तो ये सारे दे के पहले टाइगर है, मतलब हो सकता है कि सेंटेंस ए से ही स्टार्ट हुआ हो। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड। दिस स्पीसीज लुक्स स्पेक्टेकुलर एंड ग्रैंड एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स। अब जरा सोचने वाली बात है, देखो फर्स्ट वाले से और थर्ड वाले से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। देखो क्या कंक्लूजन निकालते हैं, सेंटेंस ए से और सेंटेंस सी से। यहाँ पर देखो क्या ये सेंटेंस, ए वाला जो सेंटेंस है, क्या सी के पहले हो सकता है या बाद हो सकता है, बस कॉमन सेंस आपको लगाना है। यहाँ पर देखो कैट फैमिली है, कैट फैमिली कहने का मतलब है कि 6, 7, 8 ऐसे कुछ प्रजातियाँ होती हैं इसमें कैट फैमिली में, जैसे लायन है ना, लायन है, लेपर्ड्स है और आपका टाइगर है ना, तो ये सारे होते हैं।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैट फैमिली में टाइगर्स ऐसा है जो लार्जेस्ट नंबर्स में है ना, लार्जेस्ट नंबर्स में है, और वो नंबर्स कितने हैं, 3000 टाइगर्स है। समझ रहे हो यहाँ पर, तो 3000 टाइगर्स है। कौन किसके बाद आएगा, कौन सा सेंटेंस, ये आपको समझने वाली बात है। देखो यहाँ पर क्या है, इतना तो पता चल गया कि ये लार्जेस्ट मेंबर्स की बात कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला सेंटेंस या तो इसके पहले होगा जो 3000 को बता रहा है, इसके नंबर्स को बता रहा है, या तो इसके बाद होगा, है ना। तो अब हमें इस कंक्लूजन पे जाना है कि कौन किसके पहले होगा, ये पहले होगा या फिर सी पहले होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, सबसे पहली बात कि ऑप्शन में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये से भी सेंटेंस स्टार्ट है ना, ए से भी स्टार्ट है और सी से भी स्टार्ट है ना। तो अब देखने वाली बात है, ये से स्टार्ट है मैक्सिमम आपके ऑप्शंस। अब ज़रा देखो क्या सी हो सकता है, क्या ये पैराग्राफ सी से स्टार्ट हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ज़रा समझने वाली बात है। अगर यहाँ पर सी से स्टार्ट कर देते हैं सेंटेंस को, अगर हम सी से स्टार्ट कर देते हैं कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, कि 3000 टाइगर्स जंगल में लिव करते हैं, ठीक है, रहते हैं। फिर यहाँ पर अगर बोलूँ उसके बाद ए को कि टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, तो इस लार्जेस्ट मेंबर कहने की क्या आवश्यकता है, जब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3000 यहाँ पर दे रखा है ना। अगर 3000 नंबर दे रखा है तो अगर मैं लार्जेस्ट मेंबर का अगर मेंशन करूँ तो ये तो रिडंडेंट हो जाएगा, है ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा एक तरह से। तो अगर देखेंगे तो 3000 के बाद ये आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाला सेंटेंस का पहले आना ज़रूरी है, मतलब सी से पहले आपका ए आएगा और ठीक इसके पहले आएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट मेंबर्स को बता रखा है और जस्ट उसके नंबर को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये के ठीक बाद आपका सी आना चाहिए। इतना तो क्लियर है। अब ज़रा देखो एक और तरीके से समझो, मान लिया जाए कि यहाँ पर एक मेंबर है, मतलब फैमिली है, ठीक है, फैमिली है। यहाँ पर कुछ मेल रहते हैं, है ना, कुछ फीमेल हैं, कुछ बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ठीक है, और कुछ ओल्ड मेंबर हैं, है ना, ओल्ड मेंबर हैं। अब ज़रा समझो, इसकी संख्या है कुछ यहाँ पर मेल्स की, कुछ फीमेल्स की संख्या है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ ओल्ड लोग हैं, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, ठीक। अब ज़रा समझो, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना होगा तो क्या कहोगे, शुरुआत किससे करोगे कि इतने मेल मेंबर्स इस फैमिली में है, इस तरीके से शुरू करेंगे, या फिर आप फैमिली से इंट्रोड्यूस करोगे। तो जाहिर सी बात है कि पहले आप फैमिली को इंट्रोड्यूस करोगे, बाद में किसकी संख्या कितनी है ये बताओगे, है ना। तो इसी तरीके से फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया कि कैट फैमिली में लार्जेस्ट नंबर किसका है, टाइगर्स का है, लेकिन कितना है संख्या ये इसके जस्ट बाद आएगा, क्योंकि लार्जेस्ट मेंबर बताया गया है तो उसका संख्या को जस्ट इसके बाद बताना चाहिए। तो ए के बाद आपका सी होगा। देख लो कौन से ऑप्शन में ए के बाद सी है, ए के बाद आपका फर्स्ट वाले ऑप्शन में है और है कहीं ए के जस्ट बाद सी नहीं, तो जस्ट ए के बाद सी आया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, देखो अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है इसको समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। देखो यहाँ पर मतलब आपको अपना लॉजिक लगाना है और वो लॉजिक परफेक्ट होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये सारे पूरा पैरा को अगर आप पढ़ते हो तो देखो क्या है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज। ऑफसेटिंग का मतलब होता है बैलेंस करना, एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस करता है कौन, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज। फिर ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ, देखो ट्रीज है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ जो भी है इसमें भी अगर आप पढ़ते हो तो ट्रीज के बारे में बताया है, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखते हो तो इसका जो मेन हीरो है, इस पूरा पैराग्राफ का मेन हीरो है आपका ट्रीज, मतलब ट्रीज का इसमें गुणगान किया गया है ना। तो अगर ट्रीज का गुणगान किया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो ये पैराग्राफ है ये स्टार्ट हुआ होगा ट्रीज के इंट्रोडक्शन से, समझ रहे हो बात को। तो ट्रीज का इंट्रोडक्शन कौन किया है, कौन सा सेंटेंस, तो देखो बी वाले अगर पढ़ते हैं कि ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ, है ना, तो इससे स्टार्ट हुआ होगा, है ना, किससे स्टार्ट हुआ होगा, बी वाले सेंटेंस से। इतना तो पता चल गया। अब देख लो कि स्टार्ट वाले में बी में कौन कौन है, तो एक ही ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी मार सकते हो आंसर। दूसरा इसका अप्रोच क्या लगा सकते हो, देखो दूसरा इसका अप्रोच होगा कि फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो।
अगर सारे सेंटेंस को एक बार गो थ्रू हो लेते हो आप, है ना, जल्दी जल्दी, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर बोला है हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज, है ना। ये क्या करते हैं, ये कार्बन को बैलेंस करते हैं और एज ए कार्बन सिंक काम करते हैं और रिड्यूस करता है इफेक्ट, किसका इफेक्ट को, क्लाइमेट चेंज को। अब जरा देखो इसके बाद इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, कहाँ गया वो, इसके बाद आप सी वाले को पढ़ो। देखो यहाँ पर अब तो फिर आप सारे सेंटेंस को पढ़ के देखो, है ना। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता हूं कि किसके इफेक्ट को ये कम करते हैं, ट्रीज, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज किसके इफेक्ट को कम करते हैं, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसके पहले वैसा सेंटेंस जरूर आया होगा जो क्लाइमेट इफेक्ट के बारे में, मतलब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट का जो कारण होगा उसको बताया होगा, है ना। तो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होता है इफेक्ट जो करता है क्लाइमेट चेंज को, वो कौन करता है, तो देखो ढूंढो उसको कौन करता है। यहाँ पर बोला है कि ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ, है ना। और ये क्या करते हैं, इसके लीव्स और बार्क, बार्क का मतलब होता है उसके छाल जो होते हैं, दे एब्जॉर्ब, तो भाई ये एब्जॉर्ब कर रहा है पोल्यूटेंट्स को, तो ये तो इसका इफेक्ट को चेंज तो करेगा नहीं, है ना, मतलब क्लाइमेट चेंज पर असर तो करेगा नहीं। तो देखो क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा कौन देता है, देखते हैं, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये तो आपका क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करेगा, जिसको रिड्यूस करने का काम करते हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज, है ना। फिर है यहाँ पर बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबसन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो हीट ट्रैप हो जाता है उसी से आपका क्लाइमेट चेंज होता है ना, क्लाइमेट चेंज पर असर होता है उसका। फिर देखते हैं अगला, यहाँ पर बोला ट्रीज एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट, तो यहाँ पर ट्रीज पोल्यूटेंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये तो इसका कारण हो नहीं सकता। तो क्लाइमेट चेंज का कारण कौन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज का कारण आपका हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल कंबसन, जो ट्रैप होता है हीट इसके वजह से, है ना, तो ये इसका क्या होता है, कारण हो सकता है। तो इससे ये पता चला कि ये जो है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसके जस्ट पहले कहीं ना कहीं सी वाला ऑप्शन जरूर आना चाहिए। समझ रहे हो बात को, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस कौन करता है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज। तो कहीं ना कहीं इसके जस्ट पहले क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट जो होगा, जो कारण होगा क्लाइमेट चेंज का, वो जरूर मेंशन होगा। और वो कौन सा कारण हो सकता है, हीट जो ट्रैप करता है आपके एटमॉस्फेयर में, है ना, और जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके वजह, और फॉसिल फ्यूल जो कंबसन होता है उसका, उसके वजह से जो हीट ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर में, वही उसका कारण है ना। और उस कारण को रिड्यूस कौन करता है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रीज। तो सी के जस्ट पहले कौन होगा, सॉरी ए के जस्ट पहले कौन होगा, सी। तो देख लो ए के पहले जस्ट कौन सा, सी है कहीं, ए के पहले जस्ट सी है, देख लो फर्स्ट ऑप्शन में ए के पहले सी है, यहाँ पर ए के बाद है, यहाँ पर ए के बाद है, और यहाँ पर ए के जस्ट पहले नहीं है। समझ लो बात को। तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते थे कि इसका ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकली आपको समझना है और इसका सीक्वेंस को बताना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, दे स्टैंड अनडिफीटेड, दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियाम्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बस क्लू यहाँ पर आपको मिल गया। क्या क्लू मिल गया कि एक प्रोनाउन यहाँ पर दे रखा है। अगर ये प्रोनाउन दे रखा है तो ये किसी ना किसी नाउन्स के बदले में आया होगा। वो नाउन्स कौन है भाई, उसको आप ढूंढो। इसमें पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आप कैच कर लोगे। देखो कैसे, यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में पढ़ते हो तो इंडिया है, मतलब एक ही कंट्री है ना, एक कंट्री इंडिया, देख रहे हो। और दूसरे कंट्री के बारे में यहाँ पर तो जिक्र है नहीं, तो इंडिया के लिए दे तो आएगा नहीं, है ना। अब फिर कोई पर्सन के बारे में देखते हैं, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कहीं नहीं, यहाँ पर एक भागवत गीता है, यहाँ पर एक भागवत गीता दे रखा है, यहाँ पर महाभारता और रामायण दे रखा है। अगर आप गौर करोगे तो ये दे का आंसर हमें मिल गया। दे का आंसर कौन कौन है, महाभारता एंड रामायण, इसी के बारे में बोला गया होगा, और कोई तो है नहीं यहाँ पर, है ना। तो इससे क्या आपका कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि ये के पहले
मतलब सेंटेंस नंबर फर्स्ट जो है इसके पहले डी आया होगा, और इधर उधर नहीं, ए के ठीक पहले डी आया होगा, क्योंकि ये दे जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये महाभारत और रामायण को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक इतना समझ गए? अब आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो कि कौन कौन से ऑप्शन में ए के जस्ट ठीक पहले डी आया है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए के ठीक पहले कौन कौन है। ए के ठीक पहले आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन में यहाँ, फिर ए के पहले यहाँ पर है सेकंड नंबर ऑप्शन में, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है ए के पहले डी, तो या तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर सेकंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाते हो और आप डी नंबर ऑप्शन को एक बार गौर से पढ़ते हो, देखो क्या एक चीज़ आपको मिलता है। इसको पढ़ो एक बार गौर से। यहाँ बोल रहा है महाभारता एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ colossal works that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the cultural ethos of the country। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर यह द कंट्री, तो द कंट्री का मतलब क्या है कि ये कोई डेफिनेट कंट्री है। अगर कोई डेफिनेट कंट्री है इसका मतलब उस कंट्री का नाम इसके पहले जरूर जिक्र हुआ होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि द का आप लोग यूज देख चुके हो पहले भी आर्टिकल वाले चैप्टर में, ये किसी डेफिनेट नाउन के बारे में बताता है ना। मतलब यहाँ पर द कंट्री बोर्ड है तो इसके ठीक पहले वाले सेंटेंस में इस कंट्री का नाम जरूर मेंशन होगा, और पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री है जिसका जिक्र है यहाँ पर, और वो है आपका इंडिया। मतलब क्या निकला? इससे पहले हम लोग देखें कि ए के ठीक पहले आपका क्या होगा, ए के ठीक पहले डी होगा, और इससे कंक्लूजन निकाले कि द कंट्री से ठीक पहले इंडिया का मेंशन होगा ही होगा, है ना। तो बी कहाँ आएगा? बी का सीक्वेंस होगा डी से ठीक पहले। तब देखो क्या सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस बनता है, पहले मैं बताया कि ए से पहले आपका डी आएगा, क्योंकि ए में आपका दे चुका था क्या, प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन का आंसर आपका दिया हुआ है ऑप्शन मतलब सेंटेंस नंबर डी में। डी में भी एक देखे हम लोग क्लू कि यहाँ पर द कंट्री दिया है, मतलब कोई डेफिनेट कंट्री इसके पहले जरूर आया होगा, और वो डेफिनेट कंट्री आपका बी नंबर सेंटेंस में है इंडिया के बारे में। तो डी से ठीक पहले कौन सा आएगा? बी आएगा। तो देख लो बी डी ए का सीक्वेंस किस में है, बी डी ए, बी डी ए देख लो यहाँ पर, बी डी ए आपका फर्स्ट में मिल रहा है, यहाँ तो है नहीं बी डी ए, बी तो लास्ट में दे दिया जबकि डी से पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2022 के जो मेंस का एग्जाम हुआ था 2023 में आकर, वो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 2 तारीख को, 3 को, 6 को और 7 को। तो 2 तारीख में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 के 6 क्वेश्चंस मैं डील कर चुका हूं, और आपको सारा ट्रिक बता दिया हूं कि कैसे आपको वहां पर पकड़ना है, कैसे कैच करना है, कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा। सेंटेंस में कोई ना कोई क्लू दिया ही हुआ रहता है, ठीक है। और खास करके आप गौर किए होंगे ये 6 के 6 क्वेश्चंस में कि प्रोनाउन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं क्लोज टेस्ट को ये PQRS वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप कोशिश करो कि वो सारे क्लूज को मेरे साथ साथ देखते जाओ, ठीक है। तो एक दिन का तो मैं सारा क्वेश्चन पूरा कर दिया, बच गए 3 दिन का। मैं डेली बेसिस पर एक एक दिन करके एक एक दिन का क्वेश्चन जितने भी सारे आए हैं सबको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक। तो चलिए, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, जरूर से जरूर लाइक करना है, ठीक है। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा है आज के क्लास में, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।